हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ए स्क्वायर अकेडमी पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9.2 के बारे में। आज नया चैप्टर 9.2 नहीं है, सॉरी 9.1 है स्टूडेंट्स, ये 1 है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आज के सेशन में हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है हमसे कि सर त्रिकोणमिति तो पढ़ ली हमने, त्रिकोणमिति पढ़ ली है तो त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करें। साइन कॉस टैन देखने में बहुत अजीब लगते हैं, सुनने में भी बहुत अजीब लगते हैं, बट इनका यूज कहाँ होगा इस बारे में हम लोग जानेंगे। राइट, तो आज पूरा सेशन हम लोग यही जानेंगे कि त्रिकोणमिति के यूज कहाँ करने हैं। जब भी आप किसी साइंस फील्ड में जाएंगे, आर्किटेक्चर के फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन के फील्ड में, तो वहां आपको नापतोल मेजरमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। राइट, तो उनके लिए हम लोगों को साइन कॉस टैन का यूज होता है। तो वो चीजें हम जानेंगे कि आज हम लोगों को कैसे यूज करनी है और हम लोगों को कौन कौन सी नई चीजें यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। आपकी 9.1 एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे, उन सब के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन के बारे में। जानेंगे हम लोग सेशन को कि आज हम लोगों के पास कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता देते हैं कि आपके पास में आज मैं एनसीईआरटी की मैथ का बुक सॉल्यूशन कर रहा हूं, यूपी बोर्ड का। राइट, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका ऑडियो फीचर जो है ऑन नहीं किया गया है, बस आपको कमेंट फीचर ऑन करके दिया गया है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है या आपको कैसा ये सेशन लग रहा है। ये सब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, हमारे पास में आज क्या दिया हुआ है जरा उसके बारे में जानते हैं। आज जो सेशन में आपको बताने वाला हूं, इससे पहले मैंने 8th वाले सेशन में आपको त्रिकोणमिति का पूरा परिचय बताया था। त्रिकोणमिति कैसे होती है, त्रिकोणमिति में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको फॉर्मूलेज याद किए जाते हैं। सबका सब सेशन आपके क्लासरूम में अपलोड हो चुका है, यूट्यूब पर भी अपलोड है। आप चाहें तो अब यूट्यूब से देख सकते हैं, चाहे अपने क्लासरूम की आईडी से देख सकते हैं। ओके, आइए तो आज मैं आपको सिखाता हूं कि आपको यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन फेस कैसे करने पड़ेंगे। आप जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझे। सपोज करते हैं ये हमारे पास में जमीन है, ये हमारे पास जमीन है। जमीन पर आप यहां पर कहीं खड़े हो, बिंदु का मतलब हो गया कि आप वहां पे खड़े हो। या तो मैं आपकी हाइट थोड़ी सी बना दूं तो भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास में यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, एक मीनार यहां पर खड़ी हुई है। अब मीनार की तरफ जाना है या मीनार को देखना है, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको बना के दिए जाएंगे। राइट, चलिए अब जरा बात करते हैं। मीनार को आपको देखना है और मीनार की ऊंचाई जो है वो इतनी है, कितनी, ए और बी आपकी मीनार है। मीनार की ऊंचाई आपके पास कुछ दी जाएगी। इस बात में बहुत ध्यान से पहले समझिए कि क्वेश्चन आएंगे कैसे, आपको फेस कैसे क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद में सी पॉइंट पर आप खड़े हो। सी पॉइंट पे जब आप खड़े हो तो आप यहां पर बनाते हो कुछ ना कुछ एंगल। ठीक है, एंगल ऑफ साइट, जिसको हम लोग दृष्टिकोण कहते हैं। आपकी दृष्टि मतलब क्या, आंखें, आंखों से बनने वाला जो कोण होगा उसे दृष्टिकोण कहेंगे। आपकी आंखों पर जो कोण बनेगा ना, जिस चीज को भी आप देखते हो वो किसी ना किसी एंगल पर आप देखते हो। एंगल पे देखने के साथ ही आप लोगों को यहां पर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग दृष्टिकोण बोल सकते हैं। ये दो टाइप के एंगल होते हैं। दृष्टिकोण दो टाइप का होता है, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्लेशन। मतलब एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या है जरा उसके बारे में भी जानेंगे और अवनमन कोण क्या है जरा उसके बारे में भी जानेंगे। आप जब नीचे रहकर ऊपर की चीज देखते हो, ये उन्नति कर रहे हो। एक टाइप से सोचो, आप क्या ऊपर जा रहे हो, आपकी पोजीशन ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने का मतलब है तो कि प्रोग्रेशन करना, प्रोग्रेस करना। आप क्या कर सकते हो, उसको उन्नति बोल सकते हो। उन्नति का मतलब हो गया यहां पर जो भी थीटा बनाओगे उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये हमारे पास में कौन सा कोण आ जाएगा, उन्नयन कोण आ जाएगा। इतनी बात क्लियर, आगे देखते हैं। उसके बाद में यहां सी से लेकर, ये तो मीनार थी, मीनार का ये होता है पाद बिंदु। पाद बिंदु होता है तो इसको हम लोग पैर वाला बिंदु बोलते हैं। तो यहां सी से लेकर बी तक आपकी कुछ दूरी रहेगी, तो यहां पर आपकी आ जाएगी मीनार से आपकी दूरी कितनी है। राइट, उसके बाद में आपको एक दी जाएगी ऊंचाई। दोस्तों, ऊंचाई देने के साथ ही आप लोगों को यहां पर बताया जाएगा कि आपकी यहां से यहां तक दूरी निकालिए, सी से ए तक दूरी निकालिए, सी से बी तक दूरी निकालिए और बी से लेकर ए तक दूरी निकालिए। ये सब बातें आपको यहां पर बताई जाएंगी। राइट, इतनी बात क्लियर। अब जरा आप इस बात को समझिएगा कि आपके पास में जब उन्नयन कोण दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, तो आप लोगों को यहां पर कुछ चीजें निकालने के लिए इसको हम लोग लंब
आधार और कर्ण बोलते थे, मतलब परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। ये क्या होता था? लंब होता था, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर बोलते थे। हिंदी मीडियम वाले एल बोल सकते हैं, मतलब लंब हो गया। परपेंडिकुलर इंग्लिश मीडियम वाले बोल सकते हैं, इसका भी मतलब लंब होता है। दूरी हमारी रहेगी आधार पर, तो आधार जब लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं बी, मतलब बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस। और हिंदी में आप लोग इसको आधार मतलब ए बोल सकते हैं। क्लियर इतनी बात? उसके बाद में ये जो चीज होती है, ये होती है कर्ण, मतलब यहां से लेकर यहां तक जो दूरी आती है वो होती है कर्ण। ये कब होता है? ये तब होता है जब हमारे पास में कोण जो हो वो 90 डिग्री पर हो। क्लियर इतनी बात? तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। यही ट्रायंगल जो होगा आपको हर बार पढ़ना है और यही ट्रायंगल पर सॉल्यूशन करना है। आइए देखते हैं आगे। आधार हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, इन तीनों को मिलाकर कुछ फॉर्मूले बनते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था लाल कक्का। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बता देता हूं परपेंडिकुलर मतलब आपको याद करने का तरीका ये बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सुनने में काफी अजीब लगता है, बट ठीक है, अच्छी बात है, जो भी बोला है अच्छी लाइन बोली है। तो इन चीजों को यूज कैसे करें? दोनों ही देखने में एक जैसे हैं। परपेंडिकुलर को ही लंब बोलते हैं, बेस को ही आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं। हाइपोटेनियस कर्ण होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है, बेस हमारा आधार होता है। या क्या इतनी बात से आप सेटिस्फाइड हो पूरी तरह से? ठीक। अच्छा, इनका यूज क्या करना है यहां पर दोस्तों? अब आपको पता चलेगा कि इस ट्रायंगल के ऊपर ये जो भी ट्रायंगल है इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का यूज कैसे करेंगे। जो पहली वाली चीज होती है उसको हम लोग साइन में लेते हैं। किस में लेंगे? साइन थीटा के साथ। ये जो दूसरी वाली चीज जो आएगी, ऊपर वाला हमारा हो जाता है अंश और नीचे वाला हो जाता है हर। क्लियर? तो अंश और हर में हम लोग कह सकते हैं कि मिलाकर बनता है कॉस थीटा और फिर उसके बाद बनता है टेन थीटा। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए दोस्तों, उल्टा कर दोगे तो आपको पता चलेगा साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और इसका उल्टा होता है सेक, और इसका उल्टा होता है कॉट। उम्मीद है ये बात क्लियर? इसी तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहले अगर P अपॉन H पढ़ा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पढ़ेंगे, तो आप कहोगे वो साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा। मतलब लंब अपॉन में कर्ण जब भी लगाना पड़े तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्लियर इतनी बात? आगे आइए और समझिए मैं और क्या बताने वाला हूं। तो यहां पर जो कुछ भी है आपके पास में, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बिल्कुल आधार अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लंब अपॉन आधार और परपेंडिकुलर बेस हमारे पास में, ये सब फॉर्मूले बना के देते हैं। यही त्रिकोणमिति आपको याद रखनी है और इन्हीं का ही यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो जब भी आपसे कोई बोलेगा कि भाई साइन थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर वो तो होता था लंब अपॉन में कर्ण। क्या इस बात में कोई समस्या? उसके बाद में अगर कभी आपसे पूछा गया tan थीटा बताओ, तो आप कहोगे सर वो तो होता है लंब अपॉन आधार। इसमें कोई समस्या? देखिए वही फॉर्मूले हैं, लंब अपॉन आधार रखना है तो tan लगा देना, कॉस रखना हो तो आधार अपॉन कर्ण लगा देना। क्लियर? अच्छा, ये चीजें हमारे पास में इस तरह से आपको याद रखनी है, हमेशा लाइफ टाइम अचीवमेंट है, हमेशा काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है? अच्छा, अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। लेकिन एक चीज और याद आती है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी एक चीज छूट गई है, वो है उन्नयन कोण तो जान लिया, अवनमन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, जरा उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जब आपने नीचे खड़े होकर ऊपर की चीज देखी थी तो उन्नयन कोण किया था, मतलब आप उन्नति पर जा रहे थे, राइट? अब आप लोग कहोगे कि यहां पर ऊपर से रहकर नीचे की चीज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे की चीज जब देखोगे तो हमने कहा है आंखों पे कोई ना कोई एंगल बनेगा। आंखों पे जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ साइट बोलते हैं, मतलब दृष्टिकोण बोलते हैं। दृष्टिकोण बोलते हैं तो दृष्टिकोण में कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वही दृष्टिकोण मैंने कहा तो दो टाइप के हो जाएंगे आपके, एक एलिवेशन और एक डिप्रेशन। एलिवेशन आपने पढ़ लिया है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। डिप्रेशन आप जानिए कैसे बनेगा। इसी को उल्टा करके सोचो कि आप ना ए पर खड़े हुए हो, सोचो कि आप ए पर खड़े हुए, किसी बिल्डिंग पर खड़े हुए हो, यहां नीचे कोई कार खड़ी है, ऐसा सोचते हैं, नीचे कोई कार खड़ी है, आप वहां से खड़े होकर इस कार को देख रहे हैं। तो उस समय आप यहां पे खड़े हो तो यहीं पर एक एंगल बनेगा, और उस एंगल को बनाने के लिए दोस्तों आपको यहां पे एक लाइन लेनी होती है जो कि इसकी पैरेलल होती है, और ये जो एंगल बनेगा इसे ही हम बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्लियर स्टूडेंट्स? इतनी बात यहां तक। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों एक जैसे होते हैं। उन्नयन कोण ही अवनमन कोण बताया जा सकता है, ये दोनों देखने में इक्वल होते हैं। क्लियर? आइए
अब आपको बताते हैं क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चन में हमारे पास में कौन कौन सी चीजें दी गई हैं, जरा उसके बारे में समझते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो जितनी बातें मैंने थ्योरी में आपको समझाई हैं, क्वेश्चन में भी बिल्कुल उतना ही चीजें आप लोग पास होगा और उतनी ही चीजें आपको सॉल्व करनी होंगी, राइट। इससे ना एक चीज ज्यादा मिलेगी ना एक चीज कम मिलेगी। आइए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और समझेंगे क्या दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास में इन्होंने हमसे बोला है 9.1 का पहला क्वेश्चन, बुक है एनसीईआरटी की मैथ यूपी वाली, ठीक है। यूपी की मैथ चल रही है इस समय 10th क्लास की, आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी। बुक सबके पास होगी, नहीं है तो आप ए स्क्वायर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर आपके लिए अपलोड कर दी गई है। स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको कुछ नोटिफिकेशन दे देता हूं। आप अगर हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लास टीचमेंट पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें यूट्यूब पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर सोशल मीडिया के जो लिंक होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टीचमेंट पर आपको डिस्क्रिप्शन में आप मेरी आईडी सर्च करेंगे तब वहां पे कोई ना कोई आपको कांटेक्ट जरूर मिल जाएगा कि जहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में सब लिंक दिए गए हैं, वहां पर आप हमें किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए तो बुक और पेन लेकर बैठिए, रफ भी लेकर बैठिए ताकि आप लोग नोट कर सके, जो इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैथ है, बिना नोट के और बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आने वाली। रट्टा तो मार नहीं सकते, ठीक है, कि 2-4 घंटा रीड कर लिया और रट्टा मार लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको नोट करना पड़ेगा, तो नोट करते रहिए। और अगर नोट करने में आलस आ रहा है तो सॉल्यूशन दिया जाएगा पीडीएफ के जरिए, पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर ही अपलोड मिलेगा या फिर आपके टीचमेंट की क्लास पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप लोग उसको पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में तब आप वहां से नोट बना सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं और बताते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस कभी देखा है? सर्कस में एक सीधी डोरी तो सीधी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, मतलब तिरछी स्लैंट हाइट पर भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है। अगर सीधी पे चढ़ना है तो ये लोग बताएंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि तिरछी वाली पर, ठीक है। अच्छी तरह से तनी हुई डोरी है। अच्छा, कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर पर बंधा हुआ है। अब जरा बात को बहुत ध्यान से देखें। अगर भूमि पर एक खंभा खड़ा हुआ है, वहां पर एक डोरी बंधी हुई है जो कि पूरी तनी हुई है। तनी है तो मतलब यहां से ऐसे बिल्कुल टाइट, एकदम टाइट। यहां पर एक सर्कस वाला आदमी चढ़ रहा होगा, ये डोरी है, ये खंभा है, नीचे ये जमीन है। ऐसा ही कुछ फिगर सिखाया था। नीचे जमीन हो गई, ये खंभा हो गया, ये डोरी हो गई, डोरी हमारी तनी हुई है, और उसके बाद 20 मीटर लंबी डोर है, ये 20 मीटर लंबी डोर है। और साथ ही साथ इन्होंने ये कहा है कि अच्छी तरह से तनी, भूमि पर सीधे खड़े खंबे का शिखर से बंधा हुआ है, और यदि भूमि स्तर की साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई बताइए। दोस्तों, डोर द्वारा भूमि से बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो बताना है कि इस खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी। देखिए, मैंने इसको ए बोल दिया, ये बी बोल दिया और ये सी बोल दिया। आपको मैं क्वेश्चन करने से पहले एक तरीका बताता हूं। आपको एक दूरी दी जाएगी, ठीक, एक दूरी, एक एंगल दिया जाएगा, दूसरी वाली ज्ञात करने को बोलेगा। जैसे अभी क्या बोला है, खंबे की ऊंचाई बताइए, मतलब ये खंबा खड़ा था, मतलब मुझे इसकी ऊंचाई बता दो कितनी आएगी, यही हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो एक ज्ञात वैल्यू, मतलब एक आपके पास में दी हुई वैल्यू रहेगी और एक अज्ञात वैल्यू रहेगी, अज्ञात वैल्यू रहेगी जिसको आपको ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब ये फाइंड करना पड़ेगा। आपको हमेशा ही ऐसे लेना है, एक ज्ञात वैल्यू ले लो और एक अज्ञात वैल्यू ले लो, दोनों को ही मिलाकर हम काम करेंगे, ठीक है। उसके साथ ही आप लोगों को यह भी याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास में जो कुछ भी दिया गया है, सबसे पहले जो निकालना होता है उसको मान लेना। कि माना खंबे की ऊंचाई, या स्तंभ बोला था क्या, खंबा ही बोला था ना, हमारे पास खंबा ही बोला था। तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, ए बी है मेरी नजरों में। तो खंबे की ऊंचाई तो ए बी है, लेकिन मैंने इसको बोला कि x मीटर है, खंबे की ऊंचाई x मीटर है दोस्तों। उसके बाद जरा समझिए, मैंने आपको ये भी बोला था, क्या दिया है, AC दिया है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर। डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, क्लियर इतनी बात। तो AC हमारे पास 20 दिया गया है।
एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा या एंगल ऑफ डिप्रेशन? पहले तो बता दो दोनों ही एक जैसे होते हैं, अगर कुछ भी लगाते हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही चीज लगाओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। नीचे से खड़े होकर ऊपर की तरफ जा रहे हो, नीचे बना हुआ जमीन पर बना हुआ है, तो इसका मतलब ये उन्नयन कोण हुआ। उन्नयन कोण हुआ तो हमारे पास में उन्नयन कोण, और उन्नयन कोण को दोस्तों हमेशा थीटा से, कोई भी कोण हो हमेशा थीटा से ही रिप्रेजेंट करना। तो थीटा जो हमें दिया गया है वो दिया गया है कितना, 30 डिग्री। आइए बताते हैं करना कैसे। आपको पता है ना कि ये चीज जो है ये है हमारे पास कर्ण, ये चीज हमें निकालनी है। मैंने कहा था ना एक ज्ञात लेना एक अज्ञात लेना, तो एक ज्ञात वाली ले ली और एक अज्ञात वाली ले ली, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, मतलब परपेंडिकुलर। तो कर्ण और लंब को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता है, जरा इसके बारे में सोचें। साइन कॉस टैन को याद करते हुए इस बारे में सोचें कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास बनता है। अगर आपको मैं याद कराऊं कि पहले क्वेश्चन में ठीक से बता देते हैं कि आपको ये चीज पढ़ाई गई, लाल कक्का पढ़ाया गया है, लाल कक्का पढ़ाया गया है, तो आपको पता होगा कि पहला वाला साइन का होता था, दूसरा वाला टैन कॉस का होता था, तीसरा वाला टैन का होता था। तो हमें चाहिए लंब और कर्ण से मिलने वाला रिलेशन। तो लंब और कर्ण तो भैया इसमें मिलता है, पहले वाले में लंब और कर्ण मिलता है। पहला वाला होता था साइन का, दोस्तों याद रहे साइन का होता है। इस तरह से हम पता करेंगे कि हमारे पास दिया क्या है और हमें लगाना क्या है, ठीक है। तो हमें लगाना चाहिए साइन, और साइन थीटा बराबर होता है लंब अपॉन कर्ण। लंब हमारे पास में है ए बी और कर्ण हमारे पास में है ए सी। ओके, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, ए बी की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी लंब, और लंब हमारे पास में ज्ञात करना है, मतलब हम इसको ए बी ही रखेंगे। ए सी हमारे पास में नहीं, ए बी मत रखो। ए बी क्यों ना रखें, क्योंकि हमने ना इसको माना है कुछ ना कुछ। वो कितना माना है, एक्स माना है, तो हमने एक्स रख लिया। ठीक, ये एक्स निकालेंगे। एसी हमारे पास में दिया गया है 20 मीटर, हमने यहाँ 20 रख दिया। क्या आपको पता है कि लेसन नंबर 8 में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी होती है। साइन थीटा, साइन 45, साइन 30, साइन 60, इन सब की वैल्यू याद कराई थी। अगर आपने पुराना सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि इनकी वैल्यू कैसे निकालनी होती है, राइट। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको याद हो तो मैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने लिख दी है, और रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि आप इसको याद करके रखें। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए 20 को अगर इधर भेजोगे तो 21 जा 20 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 2 10 जा 20, मतलब x इज इक्वल टू 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो लंब हमारे पास में x था, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गया है, तो ये मेरे पास में आंसर हो गया। उम्मीद है कि पूरी तरह से क्लियर क्वेश्चन। ठीक, तो ये पैटर्न था जिसको आपको मैंने थ्योरी में भी समझाया कि इसी तरह का ट्रायंगल मिलने वाला है हर बार। इससे थोड़ा सा क्रिटिकल बना दिया जाएगा, बट आप उससे डरे नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस चीजों को लगा सकते हैं। लंब कर्ण आधार इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनने वाले हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझदारी वाला क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन को फील कर पा रहे हैं तो आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, लाल कक्का बार बार नहीं बताया जाएगा, लाल कक्का आपको अपने माइंड में याद रखना है। क्वेश्चन को मैं आपको यह बताऊंगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स बताऊंगा, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी डिटेल्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को अपने हाथ से घर में बैठ कर पूरी तरह से सॉल्व करके रखना है। चीजों को लिखने पे कम, बताने पर ज्यादा ध्यान रहेगा, तो चीजों को बहुत ही ध्यान से देखते चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आपको बता देते हैं स्टूडेंट्स। इन्होंने ये कहा कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अच्छा, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत बढ़िया। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी। अब जरा बात को बहुत ध्यान से समझें। इन्होंने कहा एक पेड़ है, ठीक, जमीन पर ही खड़ा होगा, जमीन मैंने ये बना दी। पेड़ है, पेड़ ना यहां से कुछ टूट जाता है, आंधी आई ऊपर से कुछ टूट गया। ये टूटा हुआ जो भाग था, तो चलो इसको ऐसे समझते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, ये ए बी वाला जो भाग था ये टूट गया, और टूटने के बाद ये कुछ ऐसे झुक गया है, ये जमीन पर आकर टिक गया है ऐसे। ठीक है, तो अब मेरे पास में यहां पर आपको ये दिखेगा, तो इसको मैं ए बोल देता हूं, ए डैश, और इसको ए बोल देता हूं। मतलब आप इसको ऐसे समझे, यही वाला भाग तो है जो इधर आके झुका हुआ है,
यही वाला भाग तो होगा जो इधर आके झुका है, और जमीन से जैसे ही झुकता है ये क्या करता है कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है। 30 डिग्री का कोण बना लेने का मतलब हुआ कि इसने, ये जमीन थी, जमीन पर आकर टिक गया है, टिकने के बाद में ये 30 डिग्री का कोण बना लिया। इतनी बात क्लियर? और समझिएगा, और इन्होंने हमसे क्या कहा है, ठीक है, और जहां पर भी ये आके टिकता है ना, वो जमीन के पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर होता है। हाँ, जमीन को छूता है वो 8 मीटर की दूरी पर है। ये देखिए, ये है 8 मीटर की दूरी पर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, पेड़ कहां पर है, पेड़ ये था और ये था, जबकि ये वाला भाग टूटकर इधर झुक गया है, मतलब पेड़ ये भी है और पेड़ ये भी है। ठीक है, तो इन्होंने कहा था पेड़ की ऊंचाई बताइए, मतलब ये हुआ कि मुझे ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ तो ये भी था और पेड़ ये भी था। जब पेड़ ये भी है तो मतलब ये ऊंचाई कहां चली गई, ये ऊंचाई यहां आ गई, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, बीसी भी निकालना है और बी ए भी निकालना है। क्या इतनी बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है आपको? अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि एक अज्ञात वैल्यू लेना, एक ज्ञात वैल्यू लेना। आप ना आधार लो एक बार और एक बार लो बीसी को, मतलब लंब को। एक बार आप आधार लेना और एक बार ए बी को ले लेना, मतलब कर्ण ले लेना। तो हम लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है, बीसी हमें निकालना है, बट एसी हमें दिया गया है 8 मीटर, और साथ ही साथ थीटा भी हमें दिया गया है, कितना, 30 डिग्री का थीटा दिया गया है। क्लियर इतनी बात? जरा सोचिए कि अगर मैं 8 मीटर के साथ में ये लंब लेता हूं, तो 8 मीटर के साथ जब ये लंब लिया जाएगा तो आपके पास में एक तो रहेगा आधार और एक रहेगा लंब, और लंब और आधार को मिलाने से कौन सा फॉर्मूला बनेगा, साइन कॉस टेन। जरा याद करके देखो, लाल कक्का में कौन सा बनेगा, तो आपका बनेगा टेन वाला। तो इसका मतलब यहां आप साइन नहीं, जब मैंने कहा कि मुझे एसी और बीसी लेना है तो मैं लगाऊंगा टेन थीटा, और वो हो जाएगा मेरे पास में लंब कितना है, बीसी है, आधार कितना है, एसी है, राइट। तो टेन 30 डिग्री कितना हो गया, इतना आ गया, टेन 30 डिग्री हमारे पास में ये हो गया। और बीसी की वैल्यू हमें बतानी है, तो हमने कहा बीसी मेरे पास में निकल आएगा, एसी मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 मीटर का। क्या इतनी बात में कोई समस्या? बताइए। आगे देखिए, आप कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं, किसी भी तरह का मैसेज हो आप भेज सकते हैं, आपका कमेंट यहाँ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, ऑडियो फीचर नहीं दिया गया, बट आपको कमेंट वाला फीचर आपको ऑन है। ओके, आइए आगे देखते हैं। तो tan 30 का जो हो जाएगा 1/√3। मैं बार फिर से रिपीट करा दूं कि आप लोगों को ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, मैंने चैप्टर नंबर 8 में ही पढ़ा दी है। ठीक, 8 को जब इधर भेजोगे डिवाइड में, इधर 8 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 डिवाइड बाय √3, ये आ गया बीसी। आप √3 को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और नीचे। इससे क्या होगा कि जब भी आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 3। तो ये हो जाएगा 8√3। कभी भी सेम चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो नीचे, सेम चीजों का मतलब हो गया कि जब अंडर रूट वाली सेम चीजें मल्टीप्लाई की जाती है तो अंडर रूट उनके ऊपर से हट जाता है। ये तरीका आपको याद रखना है। आइए आगे देखते हैं। तो बीसी मेरे पास में निकल आया, मतलब मेरे पास पेड़ की उतनी ऊंचाई निकल आई, जो कि कितनी है, 8√3/3 है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, अब मुझे फिर से आधार लेना है जो कि एक ज्ञात है, और ए बी लेना है जो कि अज्ञात है। ठीक है, पुनः हमने ये कहा कि बीसी मेरे पास में नहीं, एसी मेरे पास में आ जाएगा 8 मीटर, और फिर मुझे लेना है ए बी जो कि मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा आप जरा ध्यान से देखें, ये है आधार, ये है कर्ण। आधार और कर्ण को मिलाकर कौन सा फॉर्मूला बनता था, अगर आपको याद आ जाए तो लाल कक्का में बीच में आधार आता था, ए अपॉन के आता था कि नहीं, तो वहां पर आधार अपॉन कर्ण जो होता था वो होता था कॉस थीटा का। कॉस थीटा हो जाएगा आधार अपॉन कर्ण। आधार है स्टूडेंट्स एसी और कर्ण है हमारे पास में ए बी। आधार मतलब थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा कितना है, 30 डिग्री का, तो cos 30 = AC अपॉन ए बी, और cos 30 की वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो आएगी √3/2 = में AC हमारे पास कितना है, 8 है, और यहां पर आ जाएगा ए बी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फिर उसके बाद में आपको पता है ए बी निकालना, ए बी को उठा के इधर ले आओ जो कि मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक, इसका कोई काम नहीं बचा, इसको समझिए। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2 अपॉन √3। ये कैसे आया, क्योंकि देखो ए बी तो डिवाइड में था, इधर आ गया मल्टीप्लाई में। जैसे ही मल्टीप्लाई में आएगा ए बी निकालना है, √3/2 हमारा डिवाइड में है, मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों में, तो जो डिवाइड वाला है उधर मल्टीप्लाई में, जो √3 मल्टीप्लाई में आएगा वो डिवाइड में। तो देखो ये डिवाइड में आ गया।
उसके बाद और समझो कि मेरे पास में ये हो गया 16, नीचे है √3, नीचे √3 होना नहीं चाहिए इसलिए ऊपर और नीचे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही सॉल्व करोगे 16 √3 अपॉन में 3 आ जाएगा, इतना मीटर मेरा ए बी आ गया। लेकिन मुझे तो ये पूरा चाहिए था ना, मुझे तो ये पूरा चाहिए था, तो मेरे पास में ये आया है 16 √3 अपॉन में 3। तो मैं क्या करूं, दोनों को ऐड कर दूं तो पेड़ की कुल लंबाई निकल कर चली आएगी। आइए बताते हैं कैसे करना है। तो पेड़ की कुल लंबाई हमें बताने के लिए इनको ऐड करना पड़ेगा। देखिए, पेड़ की लंबाई बराबर, मैंने कहा ए बी प्लस बी सी कर दिया, ए बी और बी सी कर दिया, तो ये मेरे पास में आ जाएगा 16 √3 अपॉन 3 और 8 √3 अपॉन 3। बताइए इतनी बात में कोई समस्या? ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिएगा, तो मैंने यहां पर यह समझाया आपको कि इसको आपको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। और ऐड करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, पूरी की पूरी लंबाई निकल आएगी, ये हो जाएगा 3, आपके पास में आ जाएगा 16 √3 प्लस 8 √3। आपको पता है क्या कि जब भी सेम कंपोनेंट √3 या रूट के सेम कंपोनेंट आ जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को यहां पर इनको डायरेक्ट ऐड कर देना होता है। जैसे 16 में 8 ऐड कर देंगे, टोटल आ गया 24 √3 डिवाइड बाय 3। इससे क्या निकला, 3 8 जा 24, मतलब मेरे पास में आ गया 8 और साथ ही साथ ये वाला √3। इतना मीटर मेरे पास में आंसर आ गया। ये क्या हो गई, पेड़ की लंबाई हो गई स्टूडेंट्स। मतलब मेरे पास में ये A' C जो आपने लिखा था वो चीज पूरी की पूरी निकल कर चली आई है, A', क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखें और क्या बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, ये मेरी AC की लंबाई थी जो कि इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर ली है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर C क्या कहता है, जरा उसके बारे में समझते हैं स्टूडेंट्स। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, होल्ड करिए। हाँ चलिए, तो इन्होंने हमसे तीसरा वाला ये कहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। फिसलन पट्टी समझते हैं, फिसलन पट्टी मतलब वो जो आप होता नहीं, एक सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं फिर ऊपर से फिसल के नीचे तक आते हैं, वो वाली चीज, ठीक। वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए भी लगाना चाहता है जिसका शिखर जो होना चाहिए, ऊंचाई जो होनी चाहिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए। अच्छा, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ओके, जो भूमि से 60 डिग्री के कोण पर हो, ओके। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। देखिए 2 फिसलन पट्टी बनानी है, इतनी बात तो समझ में आ गई। एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए और दूसरा बनाना चाहता है वो कितने वर्ष के बच्चे हैं यहाँ पर, 3 मीटर वाली बच्चों, इससे अधिक उम्र के बच्चे। अब कितने अधिक उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे बोले गए हैं, तो 5 वर्ष से उम्र के अधिक जो बच्चे होंगे, 8 वर्ष 7 वर्ष कुछ भी हो सकता है, क्लियर। तो यहां पर 2 तरह की ऊंचाइयां हमें दी गई हैं। एक तो बोला गया है कि जो फिसलन पट्टी की ऊंचाई होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए हमारी 1.5 मीटर के ऊपर, ठीक। तो ये मैंने कहा कि 1.5 मीटर ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी। लेकिन खास बात क्या है, इस फिसलन पट्टी की खास बात यह है स्टूडेंट्स कि ये 30 मीटर की झुकाव पर रहेगा। दूसरा वाला भी मैंने ऐसा ही कुछ बनाया, दूसरा वाला मैंने यहां पर ऐसे बना दिया जो कि मेरा 60 डिग्री पर है, ये मेरे पास में 60 डिग्री पर है। इसकी ऊंचाई हमने 3 मीटर रखी थी, ओके। इसकी ऊंचाई जब 3 मीटर रखी तो ये मेरे पास में आ गया ABC। मुझे ये बताना है कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। आप समझ पा रहे हैं फिसलन पट्टी है कहां पर, ये तो सीढ़ियां लगी थी जो कि ऊंचाई पर था, ये थी फिसलन पट्टी जहां पर यहां बच्चा चढ़ेगा और नीचे फिसल कर आ जाएगा। तो मैंने इसको कह दिया PQR। तो एक चीज तो ये निकल आई, एक चीज ये निकल आई। मैंने आपको हमेशा कहा है कि ये फिसलन पट्टी है तो इसे ही आपको फाइंड करना है, जो कि आपका कर्ण है। अगर ये कर्ण है, क्लियर, तो कर्ण है और लंब के साथ में हमें आधार बना, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ज्ञात वैल्यू और एक अज्ञात वैल्यू चाहिए होती है हमेशा। तो हमने कहा जो छोटी वाली फिसलन पट्टी है उसको कैसे लगाएंगे, जरा बात को समझिए। चूंकि PQ = 1.5 सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया स्टूडेंट्स,
फिर उसके बाद में पी आर इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, थीटा हमें जो दिया गया है 30 डिग्री। क्या आप बता सकते हैं कि कर्ण और लंब को लेकर कौन सी वैल्यू हमें लगानी चाहिए? कर्ण और लंब को लेकर तो एक ही वैल्यू आती है, वो आती है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब हो गया, नीचे आ गया कर्ण मतलब पी आर। ठीक, उसके बाद में आपको साइन थीटा की जगह पर रखना होगा साइन थीटा की कितनी वैल्यू? 30 डिग्री वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू कितना आ जाएगा? 1.5 आ गया। उसके बाद में हमारे पास निकाल के लाना है पी आर, तो पी आर हमने रख दिया। पी आर की वैल्यू हालांकि कुछ मानी नहीं है मैंने, इसलिए डायरेक्ट मैं पी आर रख रहा हूं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 रखी जाती है, यहां पर आ जाएगा पी आर। और इसी तरह से जब पी आर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा पी आर, और 2 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3.0। चाहे आप 15 दूना 30 करके देखें, आंसर इतना ही आएगा। ये मेरे पास में हो गया मीटर में आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और क्या समझाया जा रहा है जरा उसके बारे में देखते हैं। पी आर मेरे पास में जो पहली वाली फिसलन पट्टी थी छोटी वाली छोटे बच्चों के लिए, वो मेरे पास 3 मीटर की होनी चाहिए जब 30 डिग्री पर लगानी हो। अच्छा, अब इसके लिए देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए क्या सॉल्यूशन है। तो ए बी इज इक्वल टू दिया गया है 3 मीटर, और साथ ही साथ हमें BC इज इक्वल टू दिया गया है, BC नहीं निकालना, हमें निकालना है AC। तो हम लोग निकालेंगे AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, थीटा हमें दिया गया इस बार 60 डिग्री। आपको चाहिए AC, AC है आपके पास कर्ण, कर्ण और लंब को मिलाकर कौन सा रिलेशन बनता है? कर्ण और लंब को मिलाकर बनता है लंब अपॉन कर्ण साइन थीटा का। तो हम फिर से लिख लेंगे, चूंकि साइन थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण होता है, लंब है AB और AC हमारे पास में कर्ण हो गया। ओके, चलिए आगे देखिए। साइन 30 डिग्री नहीं, साइन 60 डिग्री आएगा इस बार, क्योंकि हमारे पास थीटा 60 डिग्री है। ए बी हमें दिया गया है 3 मीटर और AC हमें दिया गया है 3 मीटर। तो हटा ही दो, क्या काम का? AC हमारे पास में हमें फाइंड करना है। 60 डिग्री होता है √3/2। स्टूडेंट्स अगर आपको पता हो कि जब ये √3/2 रखा गया है तो 1/3 में कितने रूट होते हैं, क्या आपको ये मालूम है? अच्छा देखिए, यहां पर मैं एक चीज और बता देता हूं कि 3/AC जो है वो AC को पहले इधर लाओगे, AC जब इधर जाएगा तो 3 × 2/√3 आ जाए, क्योंकि ये डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया तो ये आ जाएगा डिवाइड में। अच्छा, अब यहाँ देखो दो तरीके हैं, नीचे से रूट हटाना पड़ता है। नीचे से जब रूट हटाना पड़ता है तो आप क्या कह सकते हो, 3 में रूट हटाने के लिए नीचे वाला √3 जो होगा ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, एक तरीका तो वो हो गया, लेकिन मैं यहां पर अगर आपको एक शॉर्टकट दिखाऊं कि 3 के अंदर ना 2 रूट छुपे होते हैं, हमेशा याद रखो। 3 हो या कोई भी नंबर हो, किसी भी सिंपल नंबर के अंदर उसके 2 रूट छुपे होते हैं, क्योंकि जब 2 रूट को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर बनकर तैयार होता है। अच्छा, फिर उसके बाद में ये आ जाएगा √3, ये √3 कैंसिल, ऊपर आ गया कितना? AC इज इक्वल टू 2√3। ओके, ये मेरे पास में आंसर आ गए स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद है ये बात क्लियर। ओके, किसी भी तरह की कोई समस्या आए आप तुरंत कमेंट करिए, आपका कमेंट हमारे सामने लाइव चल रहा है। चलिए आगे देखिएगा, 2√3 हमारे पास ये आ गया, मतलब इसका जो आंसर आना चाहिए मेरे पास में वो आना चाहिए 2√3 मीटर की लंबाई होनी चाहिए। यहां पर कितना होना चाहिए? 3.0 मीटर की लंबाई के साथ लगाना है। उम्मीद है कि ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। तो एक फिसलन पट्टी मेरी 2√3 मीटर की, और आपको बता दें अगर आप √3 की वैल्यू रखना चाहें, √3 की वैल्यू रखना चाहें तो आप रख सकते हैं यहां पर √3 की वैल्यू 1.732, ठीक है, और √2 की वैल्यू रख सकते हैं 1.414। ये दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है, कई जगह पे आपके लिए काम आ सकती हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है जरा उसके, 2 नहीं 3 तो हो गया। हाँ, ये हमारे पास में स्टूडेंट्स 3rd क्वेश्चन चल रहा था। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जरा उसके बारे में भी समझा जाए और करा जाए। तो 4 में भी इन्होंने बिल्कुल इसी तरह से कोई कुछ बातें बोली हैं। क्या बोला गया है जरा उसके बारे में देखते हैं और बताते हैं। तो क्वेश्चन पहले तो पढ़ो, फिर उसके बाद समझो, और फिर थोड़ा सा हेल्प लो कि आप लोगों को यहाँ पे जो सिखाया गया है वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। इस चीज की हेल्प लेकर क्वेश्चन को करना सीखो। आइए देखते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर पर, मीनार कोई खड़ी होगी, भूमि पर कोई बिंदु होगा। अब इस मीनार से इस बिंदु, आखिर मीनार जमीन पर होगी, यहाँ पर कोई जमीन पर बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी इन्होंने कही है 30 मीटर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जरा सोचो, ये जमीन है, ये मीनार खड़ा है, यहां पर कोई बिंदु है, मीनार के शिखर का, इस बिंदु से इस
शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये है 30 डिग्री का कोण। ओके, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बी सी। क्या इसको निकालना कोई हार्ड बात है, बताओ। उसके बाद और भी कुछ दिया है क्या, एक बिंदु से जो मीनार की 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक बिंदु जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है, ये भी दिया गया है। तो आपको बताया था एक ज्ञात वैल्यू ले लेना, एक अज्ञात वैल्यू ले लेना, मतलब ए बी, और ये आपको बी सी निकालनी है। ए बी हमारा लंब है और ये हमारे पास में आधार है। लंब और आधार को मिलाकर क्या बनता है, tan बनता है। तो tan 30 डिग्री डायरेक्ट लगाएं क्या, tan 30 डिग्री लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। बीसी को उठा के इधर भेज दो, tan 30 की वैल्यू 1/√3, यहां पर आ जाएगा ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू 30। 30 को उठा के इधर भेजें स्टूडेंट्स, 30 को जैसे ही उठा के इधर भेजोगे 30 अपॉन में √3। देखो यहां पर स्मार्ट बच्चे ना बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो जानते हैं कि अगर यहां पर ऊपर 3 आ जाता तो उसके अंदर 2 रूट मिलते हैं जिसमें से एक रूट कट जाता। तो एक स्मार्टनेस तो वैसे आती है कि 10 इंटू √3 कर दो ऊपर। कैसे, क्योंकि ऊपर जो है वो मेरे पास में 30 है और 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख सकता हूं। ठीक, 3 के अंदर होते हैं 2 रूट, तो मैंने इसको 2 रूट में तोड़ दिया, नीचे लिखा हुआ है 3, ये से ये काटा तो आपके पास आ गया 10√3 आंसर। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये कहता है स्टूडेंट्स कि आप इसको ऊपर या नीचे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब साइड में इसके जो आप कहते हैं कि सर अंश में और हर में दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, आइए इतना आ गया। ए बी ही हमें निकालना था कि मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई निकाल आएगी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इतना ही चीज है, बस इतनी ही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इतनी आसान आसान चीजें भी अगर अभी भी ना हो पाई तो समझो कि बहुत बुरा हालत है अभी तो मैथ में। फिर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक, तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके लिए सिर्फ टाइम लगता है, दिमाग नहीं। क्यों, क्योंकि दिमाग तो याद करने वाली चीजों में लगता है, उसमें हमको घोल घोल के पीना पड़ता है। इसमें सिर्फ हमारे हाथ काम करते हैं, दिमाग को बस समझाना पड़ता है कि भाई देख ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे लगाना चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें लगाते समय आप लोगों को थोड़ा सा एक हिंट चाहिए होता है, जो कि हम आपको दे रहे हैं। आपको एक गाइड करने का काम हम कर रहे हैं। गाइड करने के साथ ही साथ अगर आपको और कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है स्टूडेंट्स। इन्होंने हमसे ये बोला कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब पतंग तो उड़ाई है सबने, पतंग कैसे उड़ती है, हम ऐसे करके उड़ाते हैं तो पतंग उस साइड में उड़ती है, ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर नहीं उड़ती है, कर्ण की जैसे उड़ती है कि कर्ण बनाया गया है। ठीक है, पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जरा बात को समझे, ये हमारी उड़ रही है पतंग, ये देखो ये थोड़ी सी मैंने अच्छी वाली पतंग बना दी। ठीक, ये पतंग उड़ रही है, पतंग की डोरी यहां पे लगी हुई है और जमीन से ऊंचाई नापी जाती है। जब भी ऊंचाई नापनी है, जमीन से ऊंचाई नापना, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, ये मेरे पास में उड़ रही थी 60 मीटर की ऊंचाई पे स्टूडेंट्स। यहां से ये 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और इन्होंने कहा है कि डोरी को जमीन से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। ये जो झुकाव है डोरी के साथ, ये भूमि है, ये डोरी है, तो इसका झुकाव जो है 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का झुकाव होने के बाद में यहां पर इन्होंने हमसे ये कहा, यह मानकर कि डोरी एकदम डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी में कोई भी ढील नहीं है, डोरी जो लूज होती है ना वो नहीं है, एकदम टाइट डोरी मानिए। उसके बाद में डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। तो ये हमारे पास में जो कर्ण बन रहा है इसी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि यही तो हमारे पास डोरी है, इसी डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई चलिए ज्ञात कर लेते हैं, कैसे आएगा, ये लंब है, ये हमें ज्ञात करना है। लंब और कर्ण को मिला के कोई फॉर्मूला बनता है क्या, लंब और कर्ण लाल कक्का के हिसाब से साइन वाला ही बनता है, तो साइन थीटा हम लोग लगा लें डायरेक्ट। साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री और थीटा के बाद में हमें चाहिए होता है लंब। लंब हमारे पास में दिया गया है BC और ये हमें दिया गया है CA। CA हमें निकालना है, इसकी वैल्यू हमारे पास में होती है √3/2 और ये आ जाएगा BC अपॉन में CA। अच्छा BC की वैल्यू भी दी गई है, BC की कितनी वैल्यू है, ये मेरे पास में है 60, BC की वैल्यू हमने 60 लिख दी। अच्छा देखो इसको, ये CA को उठा के इधर भेजें, ये डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब CA की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 60 इंटू 2 अपॉन √3 आ जाएगा। क्लियर, उसके बाद जरा समझो, हमें नीचे √3 है, ऊपर √3 बन जाता है तो कट जाता तो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे।
CA इज इक्वल टू 60 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 3, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 20 इंटू 3, तो 2 हमारे पास वैसे का वैसा ही रखा है। और समझो 3 में हमारे पास, अच्छा 20 को तो 2 से कर सकते हैं ना, तो डायरेक्ट 40 लिख लें। इंटू 3 में हमारे पास होते हैं 2 रूट, तो ये मैंने 2 रूट ओपन कर दिए, ये से ये मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरे पास में आ गया 4√3। क्लियर, चलिए ये हो गया CA आ गया मेरे पास में 40√3। तो मेरे पास में CA जो थी वो इतनी लंबाई थी। मैंने कहा अगर आपको और अच्छी वैल्यू निकालनी है तो 1.732 रखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये मेरे पास में अभी तो रूट में आंसर आ रहा है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, पॉइंट्स में लाना चाहते हो तो 1.732 रख देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो फिलहाल इतनी ही आंसर की जरूरत पड़ती है, इतना ही काफी है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। इन्होंने स्टूडेंट्स हमसे ये कहा है कि इस बार आपके पास में कोई एक लड़का है जिसकी, लड़के की भी लंबाई बताई गई है, ठीक है, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर का लड़का है, मतलब अच्छा खासा बड़ा है। चलिए, तो 6th क्वेश्चन में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान समझिए, कोई एक 30 मीटर वो खड़ी है, मीनार खड़ी है या भवन खड़ा है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है 1.5 मीटर का लड़का, 30 मीटर ऊंचा है। अच्छा, कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। जरा क्वेश्चन को देखिए, ये जमीन है, ये भवन है, 30 मीटर ऊंचा भवन है, और लड़का जो है यहाँ पे खड़ा हुआ है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। जरा सोचिए, यहां से अगर मैं ऐसे बना दूं कि ये 1.5 मीटर की इसकी लंबाई है, ये लड़का, अब लड़के का आंखें तो सिर पर ही होंगी ना कि पैर पर होंगी, तो ऊंचाई जो होगी यहां से नापनी पड़ेगी, ऊंचाई जो है यहां से नापनी पड़ेगी। मतलब यहां से जब वो देखता है, तो यहां से जब देखता है तो पहले तो 30 डिग्री बनता है, तो यहां से वो चलकर जाता है आगे की तरफ, आगे की तरफ जैसे ही चल के गया तो मान लेते हैं यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद फिर से वो इस ऊंचाई को देखता है, तो देखता है कि यहां से देखा हुआ एंगल जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो बताना ये है कि ये जो लड़का था, यहां पर जो बॉय था, वो बॉय यहां तक चलकर आया है, पहले हमने बी कहा फिर ये बी डैश हो गया, ठीक है, बॉय यहां से यहां तक चलकर आया है, बी से बी डैश के बीच की दूरी बताइए कितनी आएगी, ऐसा इन्होंने बोला है कि कितना चलकर आए हो, जरा इसके बारे में बताओ। अच्छा, बहुत ही आसान है, करके दिखाएं। 2 एंगल बन रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि 2 ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। एक तो मेरे पास में यहाँ पर C और A ले लो, तो ACB डैश बन रहा होगा और ACB बन रहा होगा, ठीक है। चलिए, और दोनों के ही लिए हम 30 डिग्री लगा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात समझिए जरा, 30 डिग्री डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। 30 डिग्री डायरेक्ट क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे पास में ये 1.5 मीटर यहां से दिया गया है, ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर की है। जरा बात को समझ रहे हैं? एंगल तो आप इतनी से ही ले रहे हैं ना, कि एंगल यहां से ले रहे हैं, बताइए एंगल वहां से ले रहे हैं तो यहां इसे हमको लगाना पड़ेगा। तो ये था 1.5 मीटर, और मीनार की ऊंचाई में अब जरा 1.5 मीटर कम कर दो, तो ऊपर बची हुई जो ऊंचाई होगी वो मेरे पास में आ जाएगी 28.5। ये ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 28.5 आ जाएगी। ये मेरी मीनार बची है। इतने से ही हमें कैलकुलेशन करना है। जरा इस बात को समझे, मीनार की ऊंचाई, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले बता दूं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे है। आपने कहा कि हमारे पास में 30 मीटर है और माइनस कर दिया लड़के की ऊंचाई जो इतनी चल रही थी, 30 मीटर में से 1.5 मीटर माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास में 28.5 मीटर। क्लियर? और समझिएगा, अब यही ऊंचाई आपको यूज लेनी है, लंब जब लोगे तो यही ऊंचाई लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये ऊंचाई लेने के बाद में अब जरा देखिए त्रिभुज AC, अच्छा मुझे AC नहीं लेना, ये भी बात ध्यान रहे। AC क्यों नहीं लेना है? क्योंकि मेरे पास में यहां पर लेना चाहिए हमें, तो यहां पर जब लेना चाहिए तो ये जो है ना, इसको B डैश बनाओ, ये वाला B डैश हो गया, मान लेते हैं ये B था यहां पर, ये हमारा हो जाएगा C। तो ACB डैश में, ACB डैश में मैंने ये कहा कि आपके पास 60 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है। 60 डिग्री के बाद में एक लंब भी है, ये भी अच्छी बात है। हमें चाहिए आधार, क्योंकि आधार ही हमें ज्ञात करना है। तो B और B डैश और C कितना निकल कर आएगा? आप जरा देखो, लंब और आधार को मिलाकर बनता है 10, लंब और आधार को मिलाकर बनता है 10। तो हमने लगा दिया tan 60 डिग्री, लंब 28.5, आधार हमें निकालना है B डैश C। ये हमारे पास में हो जाएगा कितना? √3।
यहां पर आ गया 28.5 अपॉन बी डैश सी। आप जरा समझे, बी डैश सी को इधर भेज दिया तो बी डैश सी हमारे पास में आ जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 28.5 डिवाइड बाय √3 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास में काम हो गया 28.3, बी डैश सी इतना निकला है, लेकिन मुझे निकालना बी और बी डैश, लड़का चलकर कितना गया वहां तक, तो ये निकालने के लिए अब मैं पूरा ट्रायंगल लूंगा। पूरा ट्रायंगल लेने के लिए त्रिभुज ए सी और बी में जब मैंने कहा ए सी बी में, तो मैंने कहा कि tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री। लंब कितना आ जाएगा, लंब तो हमें 28.5 ही लेना पड़ेगा। आधार कितना आ जाएगा, सी से लेकर बी तक, तो सी से लेकर बी तक मैंने यहां तक रख दिया, सी से लेकर बी तक ही मुझे निकालना है। ये मेरे पास में कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया 1 अपॉन √3, ये हो गया 28.5 अपॉन में सीबी को उठा के 1 से और √3 को उठा के उधर, क्योंकि डिवाइड वाली चीज मल्टीप्लाई में जाती है, तो 28.5 √3 आ गया। क्लियर, तो ये मेरे पास में आ गया सीबी। इतनी बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे सीबी भी नहीं चाहिए थी, मुझे तो बी और बी डैश चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सीबी को अगर मैं ओपन करूं तो सी और बी को मैं सीबी डैश और बी बी डैश निकाल सकता हूं। सीबी को अगर मैं ओपन करूं तो सीबी डैश और प्लस बी बी डैश मैं निकाल सकता हूं। ये बात मैं यहां पे लिख सकता हूं। क्या आप इसको तोड़ पा रहे हैं? सी से लेकर बी तक अगर आप लिखना चाहें तो सीबी डैश और बी बी डैश हमारे पास में आ जाएगा। अब जरा बताओ सीबी डैश सीबी कितना आया है? 28.5 √3 आया है। सीबी डैश कितना आया है? सीबी डैश, ये देखो सीबी डैश, तो आपके पास सीबी डैश आया है 28.5 अपॉन √3 प्लस बी और बी डैश निकालना था। अब जरा इस चीज को समझो, करना कैसे है। हमें बी बी डैश चाहिए ना, तो बी और बी डैश को आप क्या करो, एक तरफ रखो, बाकी सब एक तरफ, माइनस में ले आओ 28.5 अपॉन √3। बहुत से बच्चों को कैलकुलेशन हार्ड लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। यहां देखो 28.5 दोनों के पास है, कॉमन ले लो, जिससे कि थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। यहां हो गया √3 माइनस का 1 अपॉन √3, ये आ जाएगा बी बी डैश। √3 को √3 से कर दोगे 3 आ गया, -1 नीचे आ जाएगा √3 आ गया। ये हो गया 28.5 इज इक्वल टू बी बी डैश। जिन बच्चों को ना समझ में आया हो उनके लिए बता दे, यहाँ पे 1 लेकर एलसीएम लिया गया है। क्लियर? अच्छा, 3 में से 1 माइनस हुआ, कितना बचा? 2 बच गया। और नीचे कितना है? नीचे है √3, जो कि नहीं होना चाहिए। नीचे नहीं होना चाहिए तो आप क्या करोगे, 28.5 इंटू 2, नीचे आ गया √3। और समझिए, √3 को हटाने के लिए मैंने ऊपर और नीचे कर दिया मल्टीप्लाई, ऊपर और नीचे कर दिया मल्टीप्लाई इसी इक्वेशन में। तो मेरे पास में बी और बी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट। अब जरा समझो, यहां पर मैंने कहा 28.5 इंटू 2 इंटू √3, नीचे आ गया 3, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, बचा 1, 15 हो जाएगा 15, और 3 5 जा 15। एक डिजिट से पहले पॉइंट था तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा लिया। 9.5 इंटू 2 इंटू √3 इज इक्वल टू बी बी डैश, ये मेरे पास में आ गया। बी बी डैश 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, ये आ गया मेरे पास में 19.0, और यहां पर आ जाएगा √3। 19.0 को आप लोग सीधा 19 लिखो ना, ठीक है? 19.0 को 19 लिखो, मतलब मेरे पास में आ जाएगा 19 √3, ये आ गया बी बी डैश मीटर। तो मेरे पास में 19 √3 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो लड़का इतना चलकर आया है। ठीक, इतनी चीजें हम लोगों को यहां तक समझ में आ गई हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहां पर खत्म कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। आज के सेशन में हम लोग सिर्फ 8 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि सेशन में लगभग 1 घंटा वैसे भी हो चुका है। तो सेशन जब 1 घंटे का हो चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे, क्योंकि एक साथ बैक टू बैक अगर एक पूरा क्वेश्चन पढ़ा दिया ना, लगभग 2 घंटे का सेशन बनने वाला है। बैठे बैठे बोर हो जाओगे, तो आधे क्वेश्चन आज करने वाले हैं, आधे क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। ठीक है? तो 6 7 और 8, मतलब 6 तो हो गया है, 7 और 8 की ही देरी है। चलिए उसको समझा देते हैं कैसे करना है और कैसे यहाँ पर सीखना है। 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे ये बोला है कि भूमि के एक बिंदु से 1 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, जरा बात को समझिएगा, भूमि पर एक क्या है, बिंदु है, और उससे 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मतलब भूमि पर एक भवन खड़ा है और उसके शिखर पर भी
एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार समझते हैं, जो आपका नेटवर्क लगाया जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि घरों के छत पर भी हम लोग क्या लगा देते हैं, नेटवर्क लगा देते हैं। ठीक है, नेटवर्क वाली जो वो आती है ना, जिससे कि नेटवर्क पूरे उसमें एरिया में फैलता है, वो चीज लगा दिया जाता है। अब उसकी जो है लगी है, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए, जरा बात को समझिए क्या बोला गया है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि का कोई एक बिंदु है, 20 मीटर कोई एक भवन है। ठीक है, 20 मीटर तो काफी ऊंचा हो जाएगा, अभी वो भी लगाना है ना, यहां पर बनाते हैं। तो ये मेरे पास में आ गया 20 मीटर का कोई भवन आ गया। 20 मीटर का जब भवन आ गया तो उसके बाद में इन्होंने बोला है एक संचार मीनार के तल से, 1 मिनट, 20 मीटर ऊंचा भवन, उसके शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहां से मैंने कहा यह संचार मीनार है। बात को ठीक, इतनी बात समझिए, ये संचार मीनार है, ये भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। उस वहां से इससे ना जब आप देखते हैं तो यहां पर 2 एंगल बनाई देते हैं। मतलब शिखर, भवन के शिखर और उसके ऊपर बना संचार मीनार का शिखर, उन दोनों को जब आप देखते हैं तो 45 डिग्री और 60 डिग्री का क्रमशः बनता है। क्या उन्नयन कोण बनता है। तो जब आप पहले भवन देखते हैं तो बनता है 45 डिग्री का, और जब आप और आगे देखते हैं शिखर का वो देखते हैं, संचार मीनार का वो, तो बनता है 60 डिग्री का एंगल। ठीक, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई कितनी आएगी, मीनार की ऊंचाई कहां पर है, ये रही मीनार। अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा स्टूडेंट्स। तो इन्होंने कहा है कि भवन और शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार यही वाली मीनार है। मीनार की ऊंचाई यहां पे आपको बतानी है, A, B, C और D। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये 1-1 मिनट क्यों बीच में रोक दिया जाता है। एक्चुअली कैमरे का जो सेटअप है ना, वो कुछ इस प्रकार से है कि वो थोड़ी देर में ना ये चीज सेव करनी पड़ जाती है, तो इसी वजह से आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोक दिया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर आपके पास में आ जाएगा AB और BC जो है वो मेरे पास में इस तरह का कुछ सेटअप बनके तैयार हो गया, जहां पर ये संचार मीनार है और ये हमारे पास में भवन है। आपको करना क्या है, जरा बात को समझे। देखिए, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा। छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल जो होगा, इन दोनों को ही लगाना पड़ेगा और ये निकाल के लाना पड़ेगा। पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल को लगा देता हूं। छोटे वाले ट्रायंगल मतलब BCD में जैसे ही आप कहोगे तो आप कहोगे सर ये मुझे ज्ञात है, ये कितना है, BC मेरा 20 है, तो ये अज्ञात है, इसको मैं निकाल लेता हूं आधार। तो मेरे पास में लंब और आधार को मिलाकर क्या बन जाएगा, लंब और आधार को मिलाकर मेरा बनेगा tan 60 डिग्री, लंब हो गया मेरे पास में 20, आधार हो जाएगा DC। ठीक है, डायरेक्ट लगाता हूं मैं, यहां पे लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट लगा के मैंने ये आपको समझाने के लिए कर दिया, बाकी आप लिखते रहिए, दिया है, माना है, वो सब आप लिखिए। ठीक है, चलिए। तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, यहां पर आ जाएगा 20, नीचे आ गया DC। DC को उठा के इधर भेजो, √3 को उठा के इधर, तो DC की वैल्यू आ गई 20√3। अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं, √3 को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी मुझे ये भी निकालना है। तो DC मेरी इतनी आ गई है। अब मैं कहूंगा बड़ा वाला ट्रायंगल लगा लेते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में ये DC आ जाएगा और आज पूरा का पूरा लंब लगा देंगे, तो मेरे पास में आ जाएगा त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या आ गया कि आपके पास आ गया tan, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है भाई, जब हम लोग BDC ले रहे थे तो एंगल तो मेरा इतना ही जाएगा ना, इस वाली लाइन से मेरा कितना जाएगा, 45 डिग्री। मुझे 45 रखना चाहिए था। 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। DC को जैसे ही इधर मल्टीप्लाई करोगे तो DC 1 के साथ में आ जाएगा DC और इक्वल टू 20 मीटर। अब देखिए, पूरा बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं तो वो आ जाएगा 60 डिग्री, और वहां पर आएगा लंब आएगा AC, आधार आएगा DC। ठीक, DC, हाँ DC। अच्छा, ये वैल्यू हो जाएगी √3, यहां पर आ जाएगा AC, नीचे आ गया DC। √3 जब आया है आपके पास में, √3 जब आ गया है तो √3 और DC की वैल्यू रख दो 20, तो यहां पर आ जाएगा √3 AC और अपॉन में 20 को उठा के इधर भेजेंगे, 20√3। दोस्तों, ये आपके पास में AC आया है, बट मुझे चाहिए सिर्फ संचार मीनार की लंबाई। तो AC जो होता है, AC को मैं इसी के आगे क्वेश्चन बढ़ा देता हूं, 20√3 जो आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, AB और प्लस BC। यहां पर आ गया 20√3। AB कितना आ जाएगा हमें निकालना है,
BC कितना आ गया, ये BC मेरे पास में दिया है 20 को उठा के इधर ले आओ, 20√3 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस करेंगे पहले तो, -20 इज इक्वल टू AB। यहां पर जैसे ही आप माइनस करने जाओगे माइनस होगा नहीं, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, √3 माइनस का 1, ये मेरे पास में आंसर आ गया। बताइए क्लियर इतनी बात? तो 20√3 माइनस का 1 इज इक्वल टू में AB मेरे पास में, ये हो गया पूरा का पूरा आंसर। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये जो चीजें आपकी AB निकल कर आई है। अच्छा यहां पर अभी और आप सॉल्व करना चाहें तो 1.732 रखकर माइनस करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे अगले क्वेश्चन में हमारे पास में क्या क्या बातें बोली गई हैं। जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के नेक्स्ट सेशन में आपके डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा बड़ा सेशन फेस ना करना पड़े, एक साथ थोड़ा थोड़ा करके सिखाएंगे ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है जरा उसके बारे में डिस्कस करिए। इन्होंने हमसे ये बोला, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब होता है जहां पर एक मूर्ति नहीं लगाई जाती है, वही उसके नीचे जो बेस बनाया जाता है जिसके ऊपर मूर्ति लगानी होती है, उसको पेडेस्टल बोला जाता है। पेडेस्टल क्यों? क्योंकि मूर्ति जब लगेगी तो मूर्ति किसी इंसान की होगी। अब इंसान के पैरों के नीचे जो स्टैंड बनाया जाता है उसको, देखो पेडेस्टल का मतलब हो गया पैर के नीचे वाला जो स्टैंड बना हुआ है वो पेडेस्टल। ठीक है, अच्छा भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अच्छा अब जरा बात को बहुत ध्यान से समझे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का बोला गया है और पेडेस्टल भी है नीचे तो हमारे पास में, उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बिल्कुल ऐसा ही फिगर बनने वाला है, 60 डिग्री और 45 डिग्री। ऊंचाई बताइए, पेडेस्टल की ऊंचाई बताइए। देखिए पेडेस्टल इतना बड़ा हो गया, ये पेडेस्टल हो गया, यहां से मैंने कहा कि एक कोई बिंदु है भूमि से, पेडेस्टल के ऊपर साइड में ना कोई मूर्ति लगी हुई है, ये देखो ये मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति पर आपको बताना है, यहां से जब आप देखेंगे मूर्ति का शिखर तो आपको बनेगा 60 डिग्री का एंगल, और जब आप यहां से देखेंगे ये क्या था, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई पर आपका आ जाएगा 45 डिग्री का, ये आपका आ गया 45 डिग्री का। अब आपको बताना यह है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। पहले उन्होंने ऊपर वाली ऊंचाई पूछी थी संचार मीनार की, इस बार नीचे वाली ऊंचाई पूछी है। कोई दिक्कत नहीं है, A, B, C और D, इन्होंने हमें एक चीज और दी गई होगी कुछ ना कुछ, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पहले नीचे वाली चीज दी गई थी, नीचे वाली जो आपको यहाँ पे दिया गया था 20 मीटर, इस बार ऊपर वाला दे दिया गया 1.6 मीटर। अच्छा करेंगे बिल्कुल वैसे ही, पहले हम लोग छोटा वाला एंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BCD में देखिए, त्रिभुज BCD में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा tan 45 डिग्री, लंब हो गया बटे आधार हो गया, ये हमारे पास 1 हो गया, मतलब BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा DC, और DC को उठा के इधर भेज दोगे तो DC इज इक्वल टू BC आ गया। स्टूडेंट्स ये मेरे पास में पता चल गया कि भाई BC और DC दोनों ही बराबर आने वाले हैं, इतनी बात क्लियर। अच्छा अब मेरे पास में और देखते हैं और क्या काम आ सकता है, जरा उसके बारे में समझा जाए। तो यहां पर आ जाएगा ट्रायंगल ACD में, ACD में मैंने कहा कि भाई मेरे पास में जब यहां पर आप लोग वैल्यू लगाने जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा लंब, tan 60 डिग्री का आ जाएगा, लंब हो जाएगा 1.6 अपॉन में ये आ जाएगा, पूरा AB रखना है ना। अच्छा चलो पहले तो AB रखा देते हैं, अपॉन में आधार हो गया DC। अच्छा यहां पर कितना हो जाएगा मेरे पास में जरा बताइएगा, ये मेरे पास में आ जाएगा √3 इज इक्वल टू AB मेरे पास हो गया 1/6। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये AB नहीं A से लेकर C तक चाहिए हमें, AB नहीं A से लेकर C तक चाहिए, और AC को मैं लिख सकता हूं, ये AC को मैं लिख सकता हूं AB प्लस BC, AB प्लस BC, नीचे आ गया DC। अच्छा DC हमारा जो है वो मेरा DC BC के बराबर है, तो मैंने यहां BC रख दिया, तो ये हो गया √3 और ये आ गया DC इज इक्वल टू AB प्लस BC। आपको पता है आपको निकालना क्या है, BC निकालना है, जो आपकी पेडेस्टल है उसकी ऊंचाई, तो इसको उठा के इधर ले आओ पहले तो, और DC की जगह BC रख लो। अब √3
ये हो गया BC माइनस BC इज इक्वल टू में AB जो है हमारे पास में वो है 1.6 मीटर का। ठीक, अच्छा मीटर की कोई जरूरत नहीं है, यूनिट मत लिया करो सॉल्यूशन के समय। तो ये मेरे पास में हो जाएगा BC, और यहां पर BC कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1.6, इसको डिवाइड में भेजें, BC इज इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस का 1। अच्छा, इस चीज को और समझे, इस चीज को और समझे, क्या बोला गया है, नीचे से √3 हटाना। देखिए जब सिंपल में √3 होता था तब तो हम लोग क्या करते थे कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, इस बार -1 भी है, तो इसको करने के लिए ना आपको करना क्या होता है कि इसके बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। BC इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, यहां पे क्या था √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। देखिए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन इसका बीच वाला साइन चेंज करके किया गया है। ठीक, और देखिए अब आप यहां कर सकते हैं 1.6 √3 प्लस का 1 जैसे ही आएगा यहाँ पे नीचे a माइनस बी a प्लस बी, कई बार आपको बता चुका हूं ये होता है √3 a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब हो गया 1.6 √3 प्लस का 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस का 1, मतलब 1.6 √3 प्लस 1, नीचे का आ गया 2 को काटोगे 8 टाइम में, तो ये हो जाएगा 0.8, और 0.8 होने का मतलब मैं यहां लिख दूं क्या, 0.8 √3 प्लस का 1। ओके, ये हो गया BC। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई है 0.8 √3 प्लस 1। ओके, चलिए, तो हमारे पास में हमने कहा था 8th क्वेश्चन तक पूरा करेंगे, 8th क्वेश्चन तक हमारे पास BC की वैल्यू निकालते हुए यहां पर सेशन को खत्म करने की बारी आती है। स्टूडेंट्स, सेशन के अंदर पूरे सिलेबस में जो है आपके पास में वो है 16 क्वेश्चन, जिसमें से आधे क्वेश्चन आज के सेशन में हमने कवर करा दिए हैं। अगला सेशन जब आएगा तो उसमें हम लोग आपको 9 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो उम्मीद ये करता हूं कि आपको सेशन में बताए गए सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, नोट किया है तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लिया है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज आप लोगों को टेलीग्राम पर जो है आपको मिलेगा, PDF दिया जाएगा इसके सॉल्यूशन का, और साथ ही साथ वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। अभी आप लोग मुझे टीचमेंट पर और यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, आप लोगों ने जो भी कमेंट किए हैं उन सबके रिप्लाई आप लोगों को जैसे भी सॉल्यूशंस होंगे वो सब दिए जाएंगे। ओके, चलिए, अगर आपकी और किसी सिलेबस में नीड है, आपको और किसी सिलेबस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके लिए जो भी कुछ है जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा उन चीजों को अवेलेबल कराने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे स्टूडेंट्स, और जितने भी बच्चे मेरे साथ में आज सेशन में जुड़े रहे सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें जरूर से जरूर। क्लासरूम की आईडी टीचमेंट पर अगर आप मुझे देख रहे हैं तो क्लासरूम की आईडी अपने अपने क्लासमेट्स के साथ में और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि हमारे जो फैमिली है यहाँ की टीचमेंट की, जो फैमिली हमारी क्लास की, वो थोड़ा बढ़ सके। ठीक है, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे देखे हुए सेशन को आप जरूर से जरूर शेयर करें, पसंद आया हो तो लाइक भी करें। ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाले सॉल्यूशन इसी तरह से मिलते रहें, और आपको जितना भी सॉल्यूशन आपको आगे आने वाला है ना वो बेल आइकन के थ्रू प्रेस करने के थ्रू ही मिलेगा, तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।